हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी वीडियो में समझने वाले हैं कि क्या अब नया वेंडर होगा एडिक्विटी या फिर किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आज हम अपनी इस वीडियो में ही देखने वाले हैं कि एडिक्विटी में जो एग्ज़ाम हुए थे, जैसे कि एमपी पटवारी का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो ग्रेजुएट लेवल का ही एग्ज़ाम है 2022 में, उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस तरह से क्वेश्चन जो है वो सीजीएल के एग्ज़ाम में या फिर सीएचएसएल सीपीओ के एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे अगर एडुकेटी ही हमारा नया वेंडर होगा। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से एडुकेटी क्वेश्चन पूछता है। तो ये सब जो क्वेश्चन हम दोस्तों देखने वाले हैं अभी इस वीडियो में, ये एमपी पटवारी के क्वेश्चन हैं। आपको पता होगा कि एमपी पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, इसका नोटिफिकेशन आया था और 2023 के अप्रैल में इसका एग्ज़ाम हुआ था। तो जिसने जो एग्ज़ाम इसने लिया था वो एडुकेटी ने ही लिया था। तो आपको इसमें आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से एग्ज़ाम्स में एडुकेटी क्वेश्चन पूछता है। जनरल नॉलेज का हो गया या फिर रीज़निंग का हो गया, मैथ का हो गया, इंग्लिश का हो गया, तो किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि ये भी जो है वो ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन और ग्रेजुएट लेवल का पेपर था। तो आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन जो है वो एडुकेटी पूछता है। और रही बात वेंडर की, अगर वेंडर चेंज होता है तो आपको सिर्फ़ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। अगर आपका नॉलेज अच्छा होगा, आप अपने सब्जेक्ट में अच्छे रहेंगे, तो वेंडर कोई सा भी हो, आपके एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स आएँगे। फिर ये फ़र्क नहीं पड़ता कि टीसीएस वेंडर है या फिर एडुकेटी वेंडर है या फिर कोई और भी वेंडर हो सकता है, पर आपका अगर नॉलेज अच्छा होगा, आपका एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन को हल करने का तरीका अच्छा होगा, तो आप हर एग्ज़ाम को ईज़िली क्वालीफ़ाई कर पाएँगे। आपको इसमें ये देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमारा वेंडर कौन-सा है, ये अच्छा एग्ज़ाम लेगा कि नहीं लेगा। ये बात की बात है, जब ये एग्ज़ाम होंगे अपने आप सभी को पता चल जाएगा कि वेंडर कौन है या फिर किस तरह से एग्ज़ाम आ रहे हैं। पर फिलहाल अभी हमारा काम क्या है? हमारा काम है अपने सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना। इंग्लिश, मैथ, रीज़निंग, ये सभी सब्जेक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। आपको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि पहला क्वेश्चन जो है वो किस तरह से पूछे जाते हैं। तो इसमें आप जैसे पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, इसमें पूछा गया है, सकल मानव अधिकारों के उल्लंघन और पीड़ित की गरिमा के संबंध में सत्य के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में प्रतिवर्ष कौन-सा दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी 24 मार्च। तो आप इसे याद रखेंगे, 24 मार्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन आता है, जैसे आप देख पा रहे होंगे, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय प्राप्त करने के लिए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किस राशि को घटाया जाता है? तो इसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय आय प्राप्त करने के लिए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से क्या घटाया जाता है? तो जैसे कि आप नीचे देख रहे होंगे, इसमें घटाया जाता है जो है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब कि अप्रत्यक्ष कर। तो आप याद रखेंगे कि इसमें हमारा क्या घटाया जाता है? इनडायरेक्ट टैक्स घटाया जाता है नेशनल इनकम को प्राप्त करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि है, बेरोज़गारी दर क्या होती है? तो बेरोज़गारी दर क्या होती है? जैसे आप देख रहे होंगे, बेरोज़गारी दर होती है कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुल श्रम शक्तियों में बेरोज़गार श्रमिकों का प्रतिशत। तो परसेंटेज ऑफ वर्कलेस पीपल इन द टोटल लेबर फोर्स, यही हो गया हमारा जो है बेरोज़गारी की दर। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, अगर आप 2025 एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो या फिर सिलेक्शन पोस्ट, तो आपके लिए इंग्लिश वोकैबुलरी की बुक काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। ये बुक जो है वो ई-बुक है, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा मात्र 39 रुपीज़ में। आप अगर हमें नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पे मैसेज करेंगे तो ये ई-बुक आपको मात्र 39 रुपीज़ में मिल जाएगी। इस बुक में हमने दिया है आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम और फ्रेजल वर्ब। जैसा आप सभी जानते हैं, फ्रेजल वर्ब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अभी एसएससी एग्जाम्स में। 1 से 2 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब से देखने को मिल जाएँगे। तो ये काफ़ी यूज़फुल बुक होने वाली है। इसमें आप देख लीजिए कि आपको सभी चीज़ें जो हैं, सभी टॉपिक वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखने को मिल जाएँगे और इसमें काफ़ी अच्छी-खासी मात्रा में सभी टॉपिक हैं। तो आपको इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आपको प्री और मेंस सभी तरीके के एग्ज़ाम्स में रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सभी इसमें ऐड मिलेंगे। जैसा कि सिनोनिम, एंटोनिम आप देख सकते हैं, फ्रेजल वर्ब आप देख सकते हैं, ये भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो सभी दिया हुआ है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि ये बुक हमारी मात्र 39 रुपीज़ में है। आप चाहें तो ये बुक आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके ले सकते हैं, जो कि सिर्फ़ 39 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। ये काफ़ी यूज़फुल बुक है, जो आपकी एसएससी एग्ज़ाम्स में इंग्लिश वोकैब्युलरी वाले जो पोर्शन है, उसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर सकती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि ये है, निम्नलिखित में से किस देश के संघ को कमिंग टुगेदर फेडरलिज़्म के रूप में जाना जाता है? तो आप इसे याद रखेंगे कि किस देश को जो है कमिंग टुगेदर फेडरलिज़्म के तौर पे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है अमेरिका को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका को ही जाना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। कमिंग टुगेदर फेडरलिज़्म, ये सभी क्वेश्चन जो है एडुकेटी ने पूछ रखे हैं
एमपी पटवारी के एग्जाम्स में, जो कि 2023 में कंडक्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, जो कि है उस राज्य का नाम बताइए जहाँ बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान मौजूद है। तो बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, जैसे आप जानते होंगे, कहाँ पे मौजूद है? तो आपका कर्नाटक में। तो आप इसे याद रखेंगे, बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे मौजूद है? तो कर्नाटक में ही मौजूद है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महान हिमालय का कोर निम्नलिखित में से किस तत्व का है? तो जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया, द कोर ऑफ द ग्रेट हिमालय इज कंपोज्ड ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो महान हिमालय या फिर जिसे ग्रेट हिमालय कहते हैं, उसका कोर किस तत्व से बना हुआ है? तो उसका तत्व जो है, उसका तत्व बना हुआ है ग्रेनाइट से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि वो ग्रेनाइट का तत्व है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस घटना ने अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन किया? तो किस घटना ने अशोक की जो प्रशासनिक नीति है, उसमें एक गहरा प्रभाव डाला या फिर उसको बदल कर रख दिया गया? तो ऐसा कौन सा युद्ध हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था कलिंग का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कलिंग के युद्ध में जो अशोक ने देखा, उससे उनके मन में काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा और उनसे प्रशासनिक नीति जो है, उन्होंने अपने उसमें बहुत सारा चेंज किया। तो वो कौन-सा युद्ध था जिसने अशोक पे बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव छोड़ा? तो वो कलिंग का युद्ध था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन-सा पुरस्कार भारतीय सिनेमा से संबंधित है? तो इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन-सा पुरस्कार जो है वो भारतीय सिनेमा से, मतलब कि फ़िल्मों से रिलेटेड है। तो ये पुरस्कार हो जाएगा हमारा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। आप इसे याद रखेंगे कि ये पुरस्कार जो है, ये संबंधित है भारतीय सिनेमा से। अगला क्वेश्चन है, देख रहे हैं हम, जो कि है मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि विभाग के अधीन उद्यान एवं कृषि वानिकी निदेशालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये एमपी पटवारी का एग्जाम था, इसलिए एमपी मतलब कि मध्य प्रदेश से यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1982 में ये चीज़ की गई थी। आगे है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा जंगल जिस पर रुडयार्ड किपलिंग ने द जंगल बुक लिखी थी? जो जंगल बुक आपने शो देखा होगा या फिर फ़िल्में देखी होंगी, तो वो रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखी गई है, द जंगल बुक। तो ऐसे कौन से जंगल पे ये इस नॉवल को लिखा गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि पेंच टाइगर रिज़र्व। तो पेंच टाइगर रिज़र्व, तो आप इसे याद रखेंगे, पेंच टाइगर रिज़र्व जिस पर रुडयार्ड किपलिंग ने द जंगल बुक लिखी थी। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जो कि है होलकर कॉलेज में विधि शिक्षा का विस्तार इस वर्ष प्रारंभ हुआ और तत्पश्चात इंदौर के विधि अध्ययन पूर्वतः प्रारंभ किए गए। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1931। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है? तो एमपी से फिर से ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है स्टेट का था, इसलिए एमपी से क्वेश्चन पूछे गए हैं काफ़ी ज़्यादा। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा देवी अहिल्याबाई होलकर। तो ये जो हवाई अड्डा है, ये एमपी में मौजूद है। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, ये कहाँ पे मौजूद है? मध्य प्रदेश में मौजूद है और सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है, मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, प्लेन आती है, काफ़ी टाइम जाती है, फिर आती है, तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा जो है, वो है देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। आगे देखते हैं, जादूगर आनंद का जो जन्म है, वो मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो ये भी एमपी से क्वेश्चन है, एमपी से रिलेटेड। तो ये इनका जन्म जो हुआ था, ऑप्शन नंबर बी कहाँ पे हुआ था? जबलपुर में हुआ था। तो आप याद रखेंगे कि जादूगर आनंद का जन्म मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ? जबलपुर में हुआ था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि है निम्नलिखित में से कौन-सा तत्व, कौन-सा वित्त पोषण में कमी के प्रतिकूल प्रभाव है? तो इसमें आप याद रखेंगे, निम्नलिखित में से कौन-सा वित्त पोषण में कमी के प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है? ये हो जाएगा हमारा मुद्रास्फीति में वृद्धि, इंक्रीज़ इन इन्फ्लेशन। तो मुद्रास्फीति में वृद्धि जो है, वो वित्त पोषण में कमी के प्रतिकूल का प्रभाव होता है। आगे है, आगे जैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, डैश भारत में हिंदू नेताओं के मध्य एक समझौता जो अछूतों, जो कि निम्न जाति वाले हिंदू समूह के नए अधिकार प्रदान करता है। तो ऐसा कौन-सा है? ये हुआ था पूना समझौता, जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि पूना पैक्ट भारत में हिंदू नेताओं के मध्य एक समझौता है, जो कि अछूतों को नए अधिकार प्रदान करता है। जो छोटी जाति के या निम्न जाति के हैं, उन्हें एक नए अधिकार को प्रदान करता है पूना एक्ट। अब आता है हमारा यहाँ से इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन कि इंग्लिश जो है एडुकेटी किस तरह से पूछता है। ये सब आप देख पा रहे होंगे, इंग्लिश में सबसे पहले पूछा गया है कौन सा वर्ड है ये जो है
रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड पूछा गया है। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से गलत वर्ड कौन-सा है। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे कि लग्ज़रियंस जो है ये वर्ड गलत लिखा हुआ है। तो इसका जो राइट वर्ड हो जाएगा वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, लग्ज़रियंस में ए आ जाएगा और इसका जो मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जो परिवार बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हो या फिर जिसके पास सब कुछ हो, कार हो, पैसे हो, घर हो, तो इस तरह से उस आदमी को लग्ज़रियंस आदमी कहा जाता है। मतलब उसके पास सारी प्रीमियम चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है हमसे। इसमें पूछा गया है कि सेलेक्ट द वर्ड व्हिच मीन्स द सेम एज़ द ग्रुप ऑफ द वर्ड। तो इसमें आपसे पूछा गया है एक्सट्रीम और इर्रेशनल फियर ऑफ हाइट्स। तो ये एक तरह से ईडीएम के तौर पे इसे पूछा गया है या फिर वन वर्ड की तरह इसे आप पूछ देख सकते हैं। वन वर्ड में पूछा जाता है एक्सट्रीम जो फ़ियर है हाइट से, उसे क्या कहा जाता है? तो हाइट से जो डर होता है, उस चीज़ को बोला जाता है एक्रोफोबिया। तो आप इसे याद रखेंगे कि ये हाइट के डर को क्या कहा जाता है? एक्रोफोबिया कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। तो इसमें भी आप देख लीजिए कि डायरेक्ट, इनडायरेक्ट किस तरह से पूछे जाते हैं। तो एम एस धोनी सेड टू विराट कोहली, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, विल डू यू सम वर्क फॉर मी। तो इसका जो इनडायरेक्ट बनेगा तो वो किस तरह से बनेगा आप देखेंगे। तो इसमें बनेगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि एम एस धोनी आस्क्ड विराट कोहली वेदर ही वुड डू सम वर्क फॉर हिम। तो ये इसका इनडायरेक्ट बन जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है हमारा अगला वर्ड जो कि अगला क्वेश्चन आता है। इसमें आपसे पूछा गया है थेफ्ट और मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ फंड प्लेस इन अ वंस ट्रस्ट बिलोंगिंग टू वंस एम्प्लॉयर। तो इसे क्या कहेंगे? एम्बेजलमेंट कहा जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखिए कि इसे बोला जाता है एम्बेजलमेंट। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसका मतलब जानते होंगे, एम्बेजलमेंट का मतलब होता है कि पैसों की हेरा-फेरी करना या फिर पैसों का गबन करना। जैसे कि आपको किसी ने पैसों के मामले पे अपने काम पे रखा हुआ है और आप उसके साथ पैसों की हेरा-फेरी कर रहे हैं। मतलब कि कुछ पैसे आप ले रहे हैं या फिर कुछ पैसे आप चोरी कर ले रहे हैं। तो इस तरह से चीज़ें आप इसको याद कर सकते हैं। तो एम्बेजलमेंट वही होता है जिससे आप पैसों का गबन करें। तो आपकी बिलॉन्गिंग पे किसी ने आपको रखा हुआ है फंड को ठीक तरह से रखने के लिए, तो उसी को आप उसके साथ चोरी करेंगे या फिर पैसों का गबन कर सकते हैं। यही होता है एम्बेजलमेंट। आगे है हमारा क्वेश्चन जो कि आप देख पा रहे होंगे। इसमें पूछा गया है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इन सभी में जो करेक्ट वर्ड लिखा है वो हमें बताना है। तो ये हो जाएगा अनार्की। तो अनार्की हमारा राइट वर्ड हो जाएगा। अनार्की मतलब आप सभी जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है इडियम। तो इस इडियम देख सकते हैं आप किस तरह से पूछा गया है। इसमें कौन-सा इडियम है? सूट समवन्स टू अ टी। तो सूट्स समवन्स टू अ टी इसका जो मीनिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लुक वेरी गुड ऑन योर फेस। तो आप अपने फेस से अच्छे दिख रहे हैं। लुक वेरी गुड ऑन योर फेस। आपके अंदर आत्मविश्वास है। आप बहुत अच्छे तरीके से अपने काम को कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूट समवन्स टू अ टी मतलब कि आप चेहरे से काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा आत्मविश्वास है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन पूछा गया है जो कि है अनीता एन्जॉयड द प्लेस एज़ शी वॉक्ड डैश द फॉरेस्ट। तो इसमें आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा? एज़ शी वॉक्ड थ्रू फॉरेस्ट। तो थ्रू फॉरेस्ट मतलब जंगल से होकर। तो जंगल से होकर जाना इसका राइट मीनिंग जो है आप देख पा रहे होंगे। इसका राइट मीनिंग यही बनेगा कि अनीता जो है एन्जॉय कर रही है द पीस शी वॉक्ड थ्रू फॉरेस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी थ्रू फॉरेस्ट। आगे है हमारा क्वेश्चन, ये भी फिल इन द ब्लैंक से है। प्रिया वाज़ लुकिंग वेरी डैश एट द पार्टी लास्ट नाइट। तो प्रिया जो है लुकिंग वेरी क्या हो गई? वेरी, तो वेरी ग्लैमरस। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रिया वाज़ लुकिंग वेरी ग्लैमरस मतलब कि प्रिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, ग्लैमरस लग रही थी, जो लास्ट नाइट में पार्टी हुई थी उसमें। इसमें है हमारा अगला वर्ड जो कि है फाइंड मिसस्पेल्ड वर्ड। तो इसमें आपको ढूँढना है कि ऐसा कौन-सा वर्ड लिखा हुआ है जो गलत है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे मिसस्पेल्ड वर्ड में कौन-सा वर्ड गलत नज़र आ रहा है हमें? ऑप्शन नंबर डी डिस्क्रिप्शन जो वर्ड है ये हमें गलत दिखाई दे रहा है। तो आप इसका राइट आंसर हो जाएगा कि डिस्क्रिप्शन वर्ड गलत लिखा हुआ है। अगला है, आप देख पा रहे होंगे अगला है हमारा इडियम से रिलेटेड क्वेश्चन। तो हमें बताना है इसमें इडियम। तो इडियम बताना है कौन-सा? आउट ऑफ द वुड्स। आउट ऑफ द वुड्स का मतलब क्या होता है? आप याद रखेंगे। इसमें वुड का मतलब हो जाएगा जंगल। तो आप इसे याद रखेंगे व जहाँ पे बहुत सारे जंगल हो उसी को कहा जाता है वुड्स। तो इसमें आप पहला देखेंगे
कि नो लॉन्गर इन ट्रबल, मतलब कि ट्रबल से आप अब बाहर निकल गए हैं। जैसे आप जंगल में जाइए, अगर फँस जाते हैं जंगल से, तो आप ट्रबल में फँस गए हैं, आप मुसीबत में फँस गए। जैसे ही आप जंगल से बाहर निकलेंगे, वैसे ही आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो जंगल से बाहर निकल आना, तो मतलब आप अब ट्रबल में नहीं हैं, आप ट्रबल से बाहर निकल गए हैं। आगे देखते हैं, आगे है हमारा वर्ड जो कि है पूछा गया है, व्हिच इज़ द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज़। तो इसमें फ्रेज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, जैसा आप देख पा रहे हैं, समवन हू इज़ रिस्पोंसिबल और इनअफेक्टिव। तो ऐसा कौन है जो इर्रेस्पॉन्सिबल है या फिर इनअफेक्टिव है? तो ऐसा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फेकलेस। तो फेकलेस जो है वो थोड़ा-सा इर्रेस्पॉन्सिबल होता है, मतलब कि थोड़ा-सा समझदार नहीं होता, कोई भी काम अपने अच्छे तरीके से नहीं कर पाता, इनइफेक्टिव तरीके से करता है। जैसे कि आपने किसी को कोई काम बोला, तो वो उसको उतने अच्छे से नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो क्या है, इर्रेस्पॉन्सिबल है थोड़ा, तो उसी को फेकलेस बोला जाता है। आगे है, जैसा आप देख पा रहे होंगे, पीक्यूआरएस भी इसमें पूछे जाते हैं। ये भी जो है ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम है, तो इसमें इस तरह से इंग्लिश जो है वो पूछी जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे, इसका लेवल का आप अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि लेवल हार्ड है कि लेवल ईज़ी है। तो इस तरह से आप उसको देख पाएँगे और अपनी तैयारी को इसी बेस पर आप और अच्छा कीजिए। अगर आप इस मुकाम पे हैं, इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, तो आपकी तैयारी इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो इसमें आपसे पूछा गया है पीक्यूआरएस बताना है। तो पीक्यूआरएस में आप देख पा रहे होंगे, इसमें पहला वर्ड जो है वो फिक्स लिखा हुआ है और लास्ट का 6 वर्ड जो है, 6 सेंटेंस वो फिक्स लिखा हुआ है। इनके बीच में हमें इसको अरेंज करना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? योर फिजिकल अपीयरेंस। तो योर फिजिकल अपीयरेंस के बाद हमें कौन-सा वर्ड देखना है जो इसके साथ में परफेक्टली मैच करे? तो योर फिजिकल अपीयरेंस क्यू। तो क्यू से क्या हो गया? इज़ इम्पोर्टेंट। तो योर फिजिकल अपीयरेंस इज़ इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे इसका आ जाएगा, योर फिजिकल अपीयरेंस इज़ इम्पोर्टेंट टू मेक सिग्निफिकेंट चेंजेस इन योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। तो ये हमारा जो है इस तरह से राइट आंसर बैठेगा, जैसे कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। पहले क्यू आर एस पी। तो योर फिजिकल अपीयरेंस इज इम्पोर्टेंट इज टू मेक सिग्निफिकेंट चेंजेस इन योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। अगला है, आपसे पूछा गया है, अल्टरनेटिव चूज़ द वन वर्ड अपोज़िट मीनिंग। तो इसमें आपसे अपोज़िट वर्ड पूछा गया है, मतलब कि एंटोनिम पूछा गया है। तो एंटोनिम किसका पूछा गया है? एमेलियोरेट का पूछा गया है। तो इसमें आपका वर्ड हो जाएगा एमेलियोरेट, और इसका जो राइट अपोज़िट वर्ड बैठता है वो कौन-सा बैठेगा? एग्रावेट करना। एग्रावेट मतलब कि किसी चीज़ को बढ़ा देना, और एमेलियोरेट का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को या फिर किसी के प्रभाव को डिक्रीज़ करना, कम करना। और जबकि एग्रावेट का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज़ को अप कर देना, मतलब कि बढ़ा देना। तो यही हो जाएगा इसका राइट अपोज़िट वर्ड। जैसे इसमें आप देख पा रहे होंगे, अगला क्वेश्चन आता है हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप देख रहे होंगे, लेट अस गो फॉर अ वॉक सेड जॉन। तो जॉन ने क्या कहा कि वॉक पे जाने के लिए, तो इसका राइट इनडायरेक्ट क्या बैठेगा? तो इसका राइट इनडायरेक्ट बैठेगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन सजेस्टेड दैट वी गो फॉर अ वॉक। तो ये इसका राइट इनडायरेक्ट जो है उसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी इनडायरेक्ट से पूछा गया है, तो इस तरह से भी आप देख पा रहे होंगे, प्लीज़ डिलीवर द प्लीज़ डिलीवर दिस लेटर फॉर मी, जोडी सेड टू रोहन। तो जोडी ने रोहन को बोला कि ये लेटर जो है मुझे डिलीवर कर दो। इसका राइट आंसर क्या बैठेगा? ऑप्शन नंबर डी, जोडी रिक्वेस्टेड जोडी रिक्वेस्टेड रोहन टू डिलीवर द लेटर फॉर मी। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ कि ये सीजीएल का पैटर्न नहीं है। सीजीएल के पैटर्न में इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। 2-2 4-4 इनडायरेक्ट वर्ड। तो ये एमपी पटवारी का पेपर हुआ था, उसका ये फॉर्मेट है। सीजीएल का फॉर्मेट इस तरह से नहीं होता है। आप जैसे देख पा रहे होंगे, सीजीएल में 25 क्वेश्चन होते हैं। तो 25 क्वेश्चन में से इतने ज़्यादा ईडीएम या फिर इतना ज़्यादा इनडायरेक्ट डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा। कुछ इसी हिसाब से पूछे जाएँगे, इनकी संख्या कम होगी। 2 डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो सकता है या फिर 1 इनडायरेक्ट डायरेक्ट हो सकता है। किस तरह से पूछे जाएँगे वो आप इस वीडियो में आसानी से देख पा रहे होंगे कि इनका लेवल क्या रहता है, किस तरह से पूछे जा रहे हैं और कैसे पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं। इसी तरह जैसे आप देख रहे होंगे कि इसमें आपको बताना है जो है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्ट रिप्लेसमेंट ब्रैकेट पार्ट। तो ब्रैकेट पार्ट में जो दिया है उसका करेक्ट रिप्लेसमेंट क्या होगा? तो इसमें आप देखें, नोबडी इन यूरोप एट द टाइम न्यू मच अबाउट दिस मैटर। तो ये इसका जो राइट ब्रैकेट में है उसका नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो नो दिस मैटर ही यहाँ पर ब्रैकेट में आना चाहिए। नोबडी इन यूरोप एट दैट टाइम न्यू मच अबाउट दिस मैटर, कि यूरोप में अभी जो लोग हैं वो बिल्कुल भी इस मैटर के बारे में नहीं जानते होंगे।
आइए बढ़ते हैं अब मैथ्स की तरफ। तो ये है हमारा मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं एडुकेटिव के द्वारा। तो जैसे आप मैथ देख पा रहे होंगे, मैथ तो यहाँ मैं कराना थोड़ा-सा पॉसिबल नहीं है, तो आप इसका क्वेश्चन भी देख लीजिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये जैसे ये पाई चार्ट से क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होता है। आगे बढ़ते हैं। इस तरह से आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि 7 मीटर और 84 मीटर लंबाई और 6 मीटर 22 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार आंगन परिभाषित है। इस आयताकार वर्ग में टाइलों का प्रयोग करना है। मतलब ये वही वाले क्वेश्चन है कि इतना मीटर जो है वो एक पार्क बना हुआ है या फिर एक रूम है, इसमें कितने टाइल जो हैं वो लग जाएँगे। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपने ज़रूर देखा होगा। इसी तरह से कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन भी है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। तो इसमें हम इसको ऐड करके जोड़कर इस समीकरण का जो राइट आंसर होगा वो हम निकाल लेंगे। जैसे आप देख पा रहे होंगे 6 और 4 इसका राइट आंसर बैठेगा। और कुछ इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, जैसे कि आपने सिंप्लीफिकेशन होता है, सरलीकरण जिसे कहते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। एडवांस मैथ से भी पूछा गया है, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि एक आयताकार का क्षेत्र जो है x मीटर लंबाई है और 33.3% जो है वो कम कर दिया गया है। तो क्षेत्र की चौड़ाई को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि क्षेत्रफल जो है वो समान रहे? तो इन सभी क्वेश्चन में आप जैसे जानते होंगे कि ये आयताकार होता है, इसकी लंबाई जो है, ये वाली जो लंबाई है, इसको कम कर दिया जाता है। फिर आपसे पूछा जाता है कि इसकी चौड़ाई में कितना प्रतिशत वृद्धि किया जाए ताकि जो क्षेत्रफल हमारा पहले आया था, वो दोनों तरफ सेम रहे। तो ये वाले क्वेश्चन भी आप ज़रूर इस तरह के देख के जाएँगे। फिर इसी तरह है हमारा अगला टाइप का क्वेश्चन जो कि पूछा गया है कि 30 मोबाइलों का लागत मूल्य 25 मोबाइलों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसमें आपको क्या करना होता है, 30 सीपी बराबर होता है किसके? 25 एसपी के बराबर होता है। जिसमें कि इस तरह से आपको बताना होता है कि सीपी अपॉन एसपी हो जाएगा ये फ़ॉर्मूले के अंदर। तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा? 25 अपॉन में 30 हो जाएगा। तो इसको हम काट लेंगे तो 5 अपॉन 6 आ जाएगा। मतलब कि हमने कोई भी चीज़ जो है वो ₹5 में खरीदी और 6 में बेच दी, तो हमें कितने का प्रॉफ़िट हुआ? 1 का प्रॉफ़िट हुआ, किस पर हुआ? 5 पे हुआ। तो इस तरह से आप इसको काटेंगे तो 20% आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए 20% आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आप ज़रूर देख के जाएँगे। फिर इसी तरह है आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आया था जो कि है, एक सेब को ₹37 में बेचने पर 56% का लाभ होता है। यदि इसे ₹42 में बेच दिया जाए, तो कितने रुपए का लाभ होगा? तो इस तरह से भी क्वेश्चन आप ज़रूर देखेंगे। पहले हम इसका 1% निकालेंगे, सेब 43.2% के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें वो आंसर देखने को मिल जाएगा, जो कि है हमारा 80। फिर अगला क्वेश्चन आता है, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि रोहित ने 32% की छूट पर एक उत्पाद खरीदा। रोहित ने एक कोई आर्टिकल खरीदा जिसपे कि 32% की छूट थी। उसने 25% के लाभ पर उत्पाद को 1700 में बेच दिया। अब उसने सामने वाले को 1700 में बेच दिया जिसपे उसपे 25% का प्रॉफिट हुआ। यदि उसके उत्पादन में जो है उत्पाद को 22% की छूट पर खरीदा और विक्रय मूल्य का कोई बदलाव नहीं किया, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपको परसेंटेज में देखने को मिल जाएँगे। तो आप इन सब क्वेश्चन को ज़रूर याद रख के जाएँगे, जो कि आप देख पा रहे होंगे परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो है हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, एक स्पोर्ट्स कार रेसिंग ट्रैक पर 108 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत से गति चक्कर पूरा करने में 15 मिनट लेती है। तो इस तरह से एक रेसिंग ट्रैक होगा जिसपे कि एक कोई कार हो जाएगी। ये पूरा एक राउंड को पूरा करने में कितना मिनट लेगी? तो लगभग 15 मिनट लेगी और इसी को आपको बताना है कि 9 मिनट में अगर कार को पूरा चक्कर लगाना है, तो उसे अपनी स्पीड को कितना तेज़ करना होगा? तो इसपे स्पीड से टाइम स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप ज़रूर इससे चीज़ों को देख कर जाएँगे, तो आपका राइट आंसर इसमें आप देख पा रहे होंगे 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसकी रहेगी। तो दोस्तों आपने देखा कि इसी टाइप के क्वेश्चन जो है एडुकेटिव अपने एग्ज़ाम्स में पूछते हैं और रीज़निंग जो थी वो बिल्कुल सीजीएल लेवल की थी, इसलिए मैंने रीज़निंग को इसमें ऐड नहीं किया। रीज़निंग जो आप बिल्कुल सिर्फ़ सीजीएल के लिए तैयार कर रहे हैं, वही रीज़निंग जो है वो हर तरह से आती है। रेलवे में भी उसी तरह की रीज़निंग पूछी जाती है और एमपी पटवारी भी इसी तरह के ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम्स में रीज़निंग पूछा गया है। जो आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं वो इंग्लिश और जो जनरल अवेयरनेस है, जीके, जीएस है और मैथ्स को है। इनको आपको अच्छे से देखना है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उम्मीद है आपने हमारी इस वीडियो में देखा होगा कि किस तरह से एडुकेटी अपने क्वेश्चन को फ्रेम करती है, किस तरह से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और मैथ में किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो आपको अरिथमेटिक भी अच्छे से पढ़ना है और एडवांस मैथ भी इसमें जो है वो अच्छे से पूछे गए हैं। तो आपको 70% अरिथमेटिक पर तैयारी करनी है और 30% जो है वो एडवांस मैथ पे तैयारी करनी है। तो ये रेशियो आप लेके चलेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। और
जो रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपने जो सीरियल के लिए और सीएचएसएल, सीपीयू के लिए जो आपने इंग्लिश पढ़ रखी है, वही आएगी और उसके अलावा आप कहीं से और अच्छे ईडीएम या फिर ईडीएम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद कर सकते हैं, तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर इस वीडियो पे कर दीजिएगा और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आप हमारे चैनल एसएससी बुक एचबी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम ऐसे ही यूज़फुल वीडियो लेके आते रहते हैं, जो आपके एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।